हमने अपने लास्ट टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड और इसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ा। हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फाइंड किस तरह करते हैं, उसकी डायरेक्शन, और इसके अलावा कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट सीखा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो सोलिनॉइड्स होते हैं कि अगर हम उनको पोटेंशियल दें तो वो सोलिनॉइड एज अ परमानेंट मैग्नेट बिहेव करते हैं, और अगर हम उन सोलिनॉइड्स को या उन लूप्स को प्रेजेंट कर दें इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स हमारे पास कहलाती है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। ठीक है जी, हमारे पास Q जो है चार्ज है, V वेलोसिटी और B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है जी, और आपको ये बात पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास साइन थीटा आ जाता है, यानी कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है जी, हमारे पास फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा। अब एंगल 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि मेरे पास वेलोसिटी और फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। और आपको ये क्रॉस है, इनका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना हमारे पास पेपर के अंदर जा रही है। अब पेपर के अंदर जा रही है तो उसका मतलब है लूप के वो 90 डिग्री है, तो हमारे पास इन पे जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम लगेगी, दैट इज एफ मैक्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। और अगर मेरे पास इनमें एंगल 0 हो तो मेरे पास जो फोर्स है वो मिनिमम लगेगी, दैट इज एफ मेन इज इक्वल टू 0। अब आपको ये बात पता है कि हमारे पास जो इसके अंदर जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और हमारे पास फोर्स को हम क्यू वी बी भी कहा था। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होती है, और हमारे पास ये चीज़ भी हमें पता है कि जो वी है वो आर ओमेगा के इक्वल होता है। अगर आपको ये बात पता है कि जो वी है वो मेरे पास आर ओमेगा के इक्वल है, और अगर मैं इस आर ओमेगा को इस वाली जगह पे पुट कर दूं तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और आर डिनोमिनेटर के साथ कटेगा तो मेरे पास एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरे पास फोर्स के इक्वल आ जाएगा, दैट इज क्यू वी बी। ठीक है जी, अब ये W इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम कैसे आया, ये चीज़ सीखने वाली है कि हमारे पास जो V था वो R ओमेगा के इक्वल था। अगर मैं इस जगह पे R ओमेगा लिख दूं तो मेरे पास होगा क्या कि R एक R से कट जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड पे, और ओमेगा ओमेगा के स्क्वायर से कट जाएगा, तो ओमेगा मेरे पास क्या आ जाएगा क्यू बी बाई एम। मैं इसको इधर सॉल्व भी कर देता हूँ कि मेरे पास टर्म कुछ इस तरह की है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर मेरे पास है Q, और V की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे V की जगह लिख देता हूँ R इंटू ओमेगा। ये जो एम आर ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे मैंने आर ओमेगा लिख दिया, और यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बी तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें चीज़ें कटती क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि ये जो ओमेगा है ये इस ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये आर जो है ये इस आर से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग मेरे पास जो इसमें बचेगा ओमेगा की वैल्यू, यानी कि इस ओमेगा की वैल्यू वो आएगी क्यू इंटू बी, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा एम। ठीक है, तो ये ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्यू बी बाई एम ऐसे है। ठीक है जी, अब इसमें आपको पता है कि जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाय एम से। ठीक है जी, 2 पाई बाय एम की वैल्यू आपको पता है कि हम टाइम पीरियड ऑफ इस तरह निकालते होते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, 2 पाई बाय एम। अब इसके अलावा आपको पता है कि हमारे पास एक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। ठीक है, हमारे पास टाइम पीरियड किसकी चीज़ के इक्वल होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के, और अगर मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दूँ जो कि हमारे पास क्यू बी बाय एम है, तो एम मेरा डिनोमिनेटर से उठ के न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और मेरे पास 2 पाई एम ओवर क्यू बी आ जाएगा। ऐसे ही है ना, क्यों जो ओमेगा की वैल्यू मैं क्यू बी बाई एम पुट करूँगा अदर, तो एम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है जो कि इक्वलेंट होता है न्यूमिनेटर के, तो यूँ मेरे पास टाइम पीरियड के साथ निकलेगा 2 पाई एम ओवर क्यू बी। और अगर टाइम पीरियड से मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो ये बिल्कुल इसका इन्वर्स ले लेंगे, क्यू बी ओवर 2 पाई एम। तो ये रिलेशन होता है टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का, जिसमें हम लोग इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है जी, अब इसी से रिलेट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द ई ओवर एम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कि हम ई टू द एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। आपको इसमें ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एफ के इक्वल है, यानी कि जो हमारे फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब एम वी स्क्वायर ओवर आर जो होगा वो मेरे पास क्यू वी बी, और क्यू जो है वो मेरे पास एक चार्ज है, और चार्ज को मैं ई भी लिख सकता हूँ, तो वो ई वी बी भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ से ई ओवर एम निकालना चाहूँ तो वो वी ओवर बी आर है। देख सकते हैं आप कैसे है कि हमारे पास जो बी है वो आर के नीचे आ जाएगा, और वी की वैल्यू से मैं उसकी आर मेगा स्क्वायर पुट करके यहाँ पे मैं ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर निकाल रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर जो वो ई वी के इक्वलेंट है। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो v की वैल्यू थी ई बी आर ओवर एम, वो हमने कैसे निकाली थी, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी। जब हम इक्वेशन नंबर 1 से इस चीज़ को फाइंड करते हैं तो यहाँ से v किस तरह निकलेगा, बी आर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एम वहाँ पे ऑलरेडी है, तो ई बी आवर ओवर एम आ जाएगा, और यहाँ पे चीज़ें कैंसिल होकर मेरे पास रिमेनिंग में ई वी आ जाएगा। ठीक है जी, और आप ये देख सकते हैं कि जब मैंने इसको खोला और वो कैसे यहाँ से हमारे पास
2 जो है हमारे पास राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे जो ये 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा था, ये वाला 2 हमारे पास इस जगह पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास रिमेनिंग आइटम बचेगा एम ई स्केयर बी स्केयर आर स्केयर ओवर एम स्केयर इंटू 2EV, और ये एम इस एम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ई ओवर एम जो है वो बचेगा 2V ओवर बी स्केयर ओवर आर स्केयर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कैसे हम ई टू द एम रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, जिसमें हम इसका रिलेशन ले रहे होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, और जो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है जो QVB होती है उसको हम EVB कह देते हैं। EVB कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं, और चार्ज को जब हम E के इक्वल पुट करते हैं तो उसका मतलब है एक चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, जो कि हमारे पास इक्वलेंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ के। तो आइए देखते हैं हम इसके जरिए एक एग्जांपल और उसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि हमारे पास द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फ्लक्स डेंसिटी इज इतना, यानी कि B की वैल्यू हमें गिवन है इन अ वैक्यूम ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और रेडियस हमें गिवन है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ इट्स ऑर्बिट। हमने अपने लास्ट टॉपिक में जब ई टू द एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड किया, इससे पिछले वाले में हमने टाइम पीरियड निकालना सीखा था, और उसका फार्मूला हमारे पास आया था T=2πm/3। अब हमने क्या करना है, हमारे पास B की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वलेंट है मेरे पास 1 इंटू 10⁻⁻12 के, ठीक है जी। जबकि मुझे एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो उसका मास मुझे पता है कि वो हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स होता है, और जबकि मेरे पास इसके पूरे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। आपके पेपर में जैसा उस क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, पेपर में भी नहीं गिवन होंगे, मगर आपको ये ऑलरेडी आने चाहिए। आपको सिर्फ फार्मूला पता है, और फार्मूले में जो अननोन चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपको नहीं पता। आप इनको इसी तरह आप याद रखेंगे और इसको फार्मूले में पुट कर देंगे और टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं इसका। T=, मैं 2 की वैल्यू 2 लिखता हूँ, पाई की वैल्यू है मेरे पास 3.14, मैस है मेरे पास 9.1 इंटू 10⁻31, जबकि मेरे पास चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और B है मेरे पास 1 इंटू 10⁻⁻12। अब ये मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ में पुट कर दी। आए इनको हम सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में मेरे पास मल्टीप्लाई है 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ठीक है जी। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻⁻12 से, तो मेरे पास रिमेनिंग आइटम आता है 3.57 इंटू 10⁻29, और इसके यूनिट्स होंगे हमारे पास सेकेंड्स, ठीक है जी। तो आपने देखा कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड, मास और इसके अलावा चार्ज हो तो हम कैसे इसमें पीरियड ऑफ इट्स ऑर्बिट को फाइंड कर लेते हैं। अब इसी से हमारे पास रिलेट करता है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या हम कैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इस एक सूरत में फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल कर दें, यानी कि हम जो अपना ऑपरेटर है वो इस तरह डिज़ाइन करें कि वो जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस हुआ वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रही हो, और इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल कर लें तो हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बराबर करें तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनडिविएटेड पास कर रही है, और वो बगैर डिविएशन के हमारे पास इस दोनों पैरेलल प्लेट्स में से गुजर रही है। यानी कि मैंने जैसा कहा था कि FE जो है वो FM के इक्वल कर दें, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को आपस में इक्वल कर दें। इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है QE के इक्वल होती है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स मेरे पास QVB के इक्वलेंट होती है। Q और Q आपस में अगर कैंसिल हो जाए तो रिमेनिंग आइटम क्या बचता है, E=VB, और वहाँ से हम V अगर फाइंड करना चाहें तो V=E/B फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें आपने देखा कि हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, और इसके अलावा हमने E⁻⁻ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना सीखा, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट भी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, हमने इसके फार्मूले देखे, हमने इसके एग्जांपल देखी। अभी तक के लिए इस टॉपिक में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।